नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक रहेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैं प्रभाकर सिंह हूँ, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल CPWD। आजकल मैं इफिस्का, दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, गिफ्ट सिटी अहमदाबाद के प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन हूँ। मैं आंध्र प्रदेश सरकार में एक एडवाइज़र के रूप में काम किया हूँ और मुझे कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया था। अगर आपको ये सीरीज़ जो है अच्छा लगे, जिसमें मैंने हाउ टू टर्न अराउंड एनी ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर बातचीत किया है और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मेरा चैनल कृपया आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो टॉपिक पर आते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इस पे बहुत सारे लेक्चर्स दिए जा सकते हैं, पूरा कोर्स हो सकता है, लेकिन आज मैं इसके बहुत इम्पॉर्टेंट नुआंसेस पर डिस्कस करूँगा। जब किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए पहले उसके कंसेप्ट पे जाना पड़ता है, कंसीव करना होता है कि प्रोजेक्ट है क्या, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे पार्लियामेंट का हमने प्रोजेक्ट कंसीव किया तो बहुत सारे स्टेक होल्डर से उनसे बात करना पड़ा कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसकी फंक्शनल नीड्स हैं और किस तरीके से इसको बनाया जाए। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आई जो कि नॉर्मली अगर हम उसको ना ध्यान दें, ये स्पेशल टाइप की बिल्डिंग्स हैं, तो स्पेशल टाइप की बिल्डिंग्स में स्पेशल टाइप का रिक्वायरमेंट होता है। तो उसके बाद आता है साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन भी ऐसा है जो कन्वीनियंट होना चाहिए। अब इसी बिल्डिंग को दोबारा लेता हूँ तो बहुत सारे साइट्स देखे गए, लेकिन वो दूर दूर थे, जो कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने अच्छे नहीं थे। तो हमें उसके आसपास ही प्लॉट नंबर 118 था, उसी को चूज़ करना पड़ा, जो कि छोटा था। और इसकी वजह से हमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स पर रीलुक करना पड़ा कि उसको किस तरीके से एकोमोडेट किया जाए। जैसे कि सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया, सेंट्रल हॉल की रिक्वायरमेंट लोकसभा चैम्बर से ही पूरी की गई, उससे काफ़ी स्पेस बचा। फिर इस सॉवरेन बिल्डिंग है, गवर्नमेंट के सीट ऑफ पावर है, मैजेस्टिक बिल्डिंग होनी चाहिए। तरह तरह के कंसल्टेंट्स आते हैं, उसमें हमें बताते हैं, लेकिन उनके कंसेप्ट्स और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें दोनों में काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। कई बार अच्छा बनाने को बोलते हैं तो 5 स्टार होटल की तरह जैज़ी बना के दे देते हैं, लेकिन डिग्निटी, एक डिग्निफाइड बिल्डिंग होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल का। तो उन चीज़ों पे हमें बहुत चीज़ें मॉडरेट भी करनी पड़ी। जैसे सदैव अटल हमने बनाया, बहुत कम समय था उसमें, तो जो प्रोजेक्ट की जो समय निकालते हैं काम के हिसाब से, उसके हिसाब से नहीं था। पार्लियामेंट का भी ऐसा ही नहीं था। तो इसमें इन चीज़ों को क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमें बताया गया कि ये सदैव अटल जो समाधि है ऐसी बनाई जाए जिसमें कि पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पर्सनालिटी है, जो उनकी आत्मा है, ऐसा लगे कि यहाँ पे है, और यहाँ आते ही आपको अनुभव होने लगे कि वो उस तरीके का फीलिंग होने लगे कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जगह है। तो उसके लिए हमें इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर से काफ़ी दूर जाके कई बार हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, कई बार
उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, उनकी कविताओं को पढ़ना पड़ा, उससे हमें समझ में आया व्यक्तित्व क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें इस जगह को निखारने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे अंबेडकर मेमोरियल बनाया हमने दिल्ली में, जहाँ पे कि उनका कार्यस्थल रहा है पुरानी दिल्ली में। अब उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले हिस्ट्री पर रिसर्च करना पड़ा और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें दिखाना ज़रूरी है जिससे कि उनका पूरा व्यक्तित्व उसमें आ जाए। तो इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है बिल्डिंग बनाने के पहले। फिर हम लोगों ने इसका प्रीलिमिनरी एस्टीमेट बनाया, जो प्रारंभिक अनुमान होता है, और उसकी सैंक्शन ली। फिर क्लाइंट से काफ़ी डिस्कस होता है प्रीलिमिनरी एस्टीमेट के बारे में। फिर सैंक्शन हुआ, सैंक्शन होने के बाद फिर डिटेल एस्टीमेट बनाया। पहले हम लोग सारा काम खुद ही करते थे, लेकिन बाद में बहुत सारे कंसल्टेंट्स की ज़रूरत पड़ने लगी। डिपार्टमेंट में जो स्पेशलाइजेशन था उसकी शार्पनेस धीरे धीरे कम होती गई, और जो रिक्वायरमेंट्स थी क्लाइंट्स की, जो स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स थी, वो बढ़ती गई। इस वजह से बहुत सारे कंसल्टेंट अलग अलग फील्ड में आने लगे और उनकी रिक्वायरमेंट भी होती गई। फिर प्रोजेक्ट टीम बनाना पड़ता है किसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर, तो नाम सुनने से मैनेजरियल पोस्ट लगता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, लेकिन उसके पास इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, हॉर्टिकल्चर, डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ इंजीनियरिंग, इन सब की नॉलेज होने की आवश्यकता होती है। तो पहले प्रोजेक्ट जो थे यूनिफाइड कमांड में नहीं होते थे, जिस वजह से प्रोजेक्ट्स में काफ़ी डिले होता था, डिसीजंस लेने में बहुत दिक्कतें आती थी, अकाउंटेबिलिटी में समस्या आती थी, और इंटर डिसिप्लिनरी राइवलरी भी होती थी कई बार, जिससे भी कार्य में काफ़ी देर होता था। तो यूनिफाइड कमांड के अंतर्गत हमें प्रोजेक्ट टीम बनाना होता है, और अलग अलग डिसिप्लिन के जो उस काम को करने के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर, हॉर्टिकल्चर, मैकेनिकल, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसमें मेंबर्स लिए जाते हैं। फिर टेंडर्स कॉल होते हैं। अब टेंडर्स कॉल करने में हमें प्री क्वालिफिकेशन देखना होता है कि किस तरीके के कॉन्ट्रैक्टर्स इसमें आ सकते हैं। कई बार तो इन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हमें पहले से ही बात करना पड़ता है, कई बार फॉर्मल मीटिंग भी हमें करना होता है। जैसे कि पार्लियामेंट के केस में बहुत सारे लीडिंग एजेंसीज को पहले ही बुलाया गया और उनसे समझा गया कि क्या ये काम कर सकते हैं, इतना समय है, इसमें करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो पता लगा कि 10 से 20 हज़ार लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे जगह नहीं है। सिक्योरिटी की समस्याएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन की समस्याएं हैं, जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको पर्टिकुलर शेप में या साइज़ में कन्वर्ट करके ही वो ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पे आ पाएगा। फिर स्टैकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, स्टोर की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर हटमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब को देखते हुए हमें पूरे प्रोजेक्ट को पहले सोचना पड़ता है कि क्या ये वास्तव में जो एजेंसीज आपके पास अवेलेबल हैं या जो लोग करने वाले हैं, क्या वो इस तरीके की चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, और क्या ये फिजिबल है, और अगर फिजिबल है तो किस तरह फिजिबल है, और फिजिबल नहीं है तो क्यों नहीं है, उसमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है। इन एस्पेक्ट्स पे हमें सोचना पड़ता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट पैकेजेस बनाने होते हैं, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के हिसाब से डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने होते हैं, और इन सब में सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, तभी
वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाता है। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, लोकल बाई लॉज क्या हैं, कौन कौन से क्लियरेंसेस हमें लेने पड़ेंगे, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी कई बार हमें कंसल्टेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। जो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं और उसमें डायमेंशन डिफरेंट तरीके की होती हैं। जैसे कि हमने प्राइम मिनिस्टर म्यूज़ियम बनाया, तो इसमें भी हमें जो साइट अवेलेबिलिटी थी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थी, वहीं बनाना था। जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसको कैसे उतने में ही संजो के समा के लेके आना, और जो दिक्कतें थी, जो 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 लॉज थे, जिस तरीके से कि वहाँ पे मकबरा मिल गया जो कि हमें मालूम नहीं था, जो कि कहीं रिकॉर्ड से खोजा, तो अब उससे कम से कम 150 मीटर दूर पे ही कोई स्ट्रक्चर आ सकता है। ऐसी लॉज हैं जिसकी वजह से हमें साइट भी बदलना पड़ गया। जो सामने बनना था तीन मूर्ति भवन के सामने, वो पीछे चला गया क्योंकि सामने वो मकबरा था। तो कई बार जो ये हमारे लॉज हैं या रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो बाद में बिल्डिंग क्लियर करते समय या उसकी क्लियरेंस लेते समय या अप्रूवल लेते समय बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो टेंडर्स अवार्ड करने की बात आती है, तो CPWD में हम लोगों ने EPC कॉन्ट्रैक्ट अडॉप्ट किया हुआ है। भारत सरकार ने ये आदेश किया है कि 100 करोड़ के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो EPC मोड में ही होंगे, क्योंकि पहले जो आइटम रेट या परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे वो काफ़ी डिले हो जाते थे, कई बार उसमें कई समस्याएं भी आती थी, कॉस्ट और टाइम काफ़ी डिविएट हो जाते थे। मैंने पहले एपिसोड्स में भी बताया है कि एक समय ऐसा भी था कि कॉस्ट एंड टाइम डिविएशन जो था प्लस साइड में 300% भी होता था। तो इन सब को धीरे धीरे कम किया गया, और मैंने अपने समय में मैं ज़ीरो पे लेके आया कॉस्ट एंड टाइम डिविएशन, और जो इनोवेटिव अप्रोच लिया मैनेजमेंट में डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जो कि मैं पिछले एपिसोड्स में भी कुछ बता चुका हूँ। कॉस्ट एंड टाइम जो है -30% तक लेके आए, और ये पॉसिबल है। तो जो ओल्ड सिस्टम था जो कॉन्ट्रैक्ट्स का, जो नॉन EPC मोड जिसको बोला जाए, तो उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा आइटम, सब्स्टिट्यूट आइटम, एडिशनल आइटम या डेविएशंस होते थे, जिसका कि स्कोप EPC कॉन्ट्रैक्ट में ख़त्म कर दिया गया। अब इसके लिए जो डिज़ाइन है पहले का, या जो रिक्वायरमेंट है, हमारा स्पेसिफिकेशंस हैं, उसको पूरा फ्रीज करने की ज़रूरत है। जब EPC कॉन्ट्रैक्ट्स आए तो हमारे आर्किटेक्ट्स बोलने लगे कि अब तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब सारा काम तो EPC कॉन्ट्रैक्टर ही करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने फिर 3 मोड बनाए उसमें EPC में, जो काम डिफरेंट तरीके के हैं और डिफरेंट स्टेजेस पर हैं, डिज़ाइन के या एस्टिमेशन के, उसको कैसे टैकल किया जाए वो उसमें समावेशित किया गया। और उसको प्रिपेयर करने में हमारे आर्किटेक्ट्स की बहुत अहम रोल रहा, और उनके पास काम अधिक आ गया पहले से। खाली आर्किटेक्ट्स ही नहीं, बाकी लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा काम आ गया, क्योंकि प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी बहुत फास्ट हो गई। लेकिन EPC में कुछ समस्याएं भी थी कि अगर आपने शुरू में अपनी रिक्वायरमेंट ठीक से फ्रीज नहीं किया, तो बाद में कॉन्ट्रैक्ट को चलाना बहुत ही मुश्किल हो सकता था, या हो भी गया कई बार, उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते थे। कई बार बिल्डिंग का फसाड जो था वो अपने डिज़ाइन के हिसाब से सस्ता या लो क्वालिटी का या अनइम्प्रेसिव, जो कि क्लाइंट को पसंद नहीं आता था,
ये समस्या आई। कुछ केसेस में क्लाइंट ने तो फसाड का जो डिज़ाइन है वो खुद अपने हाथ में ले लिया और खुद अपने कंसल्टेंट से कराने लगे। तो इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत थी कि फसाड का डिज़ाइन क्या हम लोग अपने आर्किटेक्ट से, अपने कंसल्टेंट से पहले से बना के इसको फ्रीज कर लें, जिससे कि ईपीसी मोड में आते समय कोई समस्या ना हो। मैं आईआईटी इंदौर गया तो वहाँ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पैकेजेस जो थे आईआईटी ने खुद अपने हाथ में ले रखा था, खुद कर रहे थे, लेकिन वो उसको खुद कर नहीं पा रहे थे और प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हो रहा था और उसका पूरा ठीकरा हमारे सिर पे पड़ता था कि सीपीडब्ल्यूडी ये काम कर नहीं पा रही है। तो मैं डायरेक्टर से मिला, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपके पास जो टीचिंग फैकल्टी है उनके पास इतना समय नहीं है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को देख सके, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। वो प्रोफेशनलिज्म आपके पास नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे काम कराना, सभी लोग बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट से करा लेंगे, कॉन्ट्रैक्टर आ जाएगा तो काम हो जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, या कॉन्ट्रैक्ट में क्या है वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी कैपेबिलिटी हमारे पास है क्या, या जो देख रहा है वो कर। तो ऐसे प्रोफेशनल की हमेशा आवश्यकता पड़ती है, जो कि उनके पास नहीं था। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सीपीडब्ल्यूडी को करने दीजिए और सारे एग्रीमेंट्स आप हमें दे दीजिए, नहीं तो ये काम पूरा नहीं होगा। और वो मान गए। बाद में वो सारे कॉन्ट्रैक्ट पैकेजेस हम लोगों ने एक साथ किया। तो ये सब बाई एंड बाई धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, जो मटेरियल्स उसमें हमने डाला है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, प्रोसेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो उनको एक्वायर किया जाए, अगर एक्वायर नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए स्पेशलिस्ट लोगों को एंगेज किया जाए। इसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब डीएमआरसी ने पहला प्रोजेक्ट यहाँ पे दिल्ली में किया तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक नया उदाहरण हिंदुस्तान में आ गया कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन किया जाता है और किस तरीके से उस प्रोजेक्ट का पब्लिक परसेप्शन इम्प्रूव किया जाता है। जो काम होता था, सुबह पूरी सफाई हो जाती थी, उनके सिक्योरिटी गार्ड लगे होते थे, उनके सड़कों पे ट्रैफिक पुलिस का काम करने के लिए उनके अपने आदमी होते थे, जो धूल उड़ती थी उसको डाउज करने के लिए पानी स्प्रे किया जाता था। तो इस तरीके का जो पब्लिक कंसर्न पहली बार देखा गया, और इससे प्रोजेक्ट को पूरा करने की सही तरीके से क्या क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या साइट फैसिलिटीज़ होती हैं, इसके ऊपर ध्यान दिया गया। किसी भी प्रोजेक्ट में टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी 3 डायमेंशन होते हैं और इसको मॉनिटर करने की बहुत आवश्यकता होती है, नहीं तो प्रोजेक्ट हाथ से स्लिप कर जाता है। बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं जो अनफोर्सीन होती हैं और उसकी वजह से प्रोजेक्ट का टाइम और कॉस्ट दोनों में काफ़ी डेविएशन आ जाता है। तो इसके लिए प्रोजेक्ट को कंसीव करना और डिज़ाइन करना जो है उसी स्टेज में ही हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, और एग्जीक्यूशन के समय में डे टू डे कोऑर्डिनेशन, इस पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसे मैं भी डीएमआरसी के बता रहा था, सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट पैकेजेस होते थे उसमें, और प्रतिदिन शाम को डीएमआरसी के इंजीनियर्स और उनके जितने कॉन्ट्रैक्टर थे आपस में बैठ के एक हॉल में डिस्कस करते थे कि आज काम कहाँ तक हुआ और कल काम कहाँ तक कैसे करना है और कैसे कोऑर्डिनेट करना है। उसके हिसाब से जब तक कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो प्रोजेक्ट की क्वालिटी और कंप्लीशन टाइम और कॉस्ट सब पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है।
नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं आजकल। बीम टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, इससे पता लग जाता है कहाँ पे क्या क्या इंटरफियर कर रहा है और कैसे प्रोजेक्ट को समय से पूरा किया जाए। नई टेक्नोलॉजी में मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, प्रीफैब स्ट्रक्चर, इस तरीके की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिससे कि बिल्डिंग को बड़ी तेज़ी में समय पर पूरा किया जा सकता है, समय से पहले भी पूरा किया जा सकता है और अच्छी क्वालिटी में पूरा किया जा सकता है। कई बार साइट पर ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है वर्कर्स की, या जो और भी हमारे इंजीनियर्स हैं जो 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 काम हो रहा है उसको जानने की किस तरीके से उसको किया जाए, उसकी क्वालिटी चेक किया जाए, इंस्पेक्शन किया जाए, सुपरवाइज किया जाए। कई बार हमें बाहर से भी एजेंसी लगानी पड़ती है, जैसे थर्ड पार्टी क्वालिटी चेक। तो इस ट्रेनिंग का इतना महत्व है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अल्टीमेटली जो बिल्डिंग बनती है वो जो मेसन है और जो वायरमैन साथ में काम करते हैं उनके अंदर कितना कोऑर्डिनेशन है और वो कितनी अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज की वार्ता मैं यहीं पे विराम देता हूँ और पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये मेरी वार्ता अच्छी लगी तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।